जो वहाँ के शक्तिशाली लोग थे उन्होंने भी ईसाई धर्म को अपनाना शुरू किया और ईसाइयों का जो दमन या ईसाइयों के साथ दुर्व्यवहार जो हुआ करता था वो बिल्कुल बंद हो गया। कालांतर में चर्च का संगठन सामने आया और चर्च के द्वारा ईसाईयत का प्रचार होने लगा। ईसाईयत की जो अच्छी बातें थी उसको समाज में लागू किया गया। यहाँ पर धर्म एक लड़ाई झगड़े की चीज़ हुआ करती थी, वहाँ धर्म को कहा गया कि ईश्वर ने ये जो आपको बनाया है ये दूसरों की या जो अपने से दबे हुए या कमज़ोर लोग हैं उनकी सेवा करने के लिए आपको बनाया है। जो कमज़ोर है उसकी सेवा करें। और कुछ बहुत अच्छे विचार, अच्छे सिद्धांत लोगों ने मानना शुरू किए। फिर उनमें कुछ लोगों ने नेतृत्व लेके चर्च की स्थापना हुई। चर्च धीरे धीरे मजबूत होने लगी। बाद में अभी जब हम राजनीतिक चर्चा करेंगे तो उस समय आएगा सामने कि ये जातियों के जो राज्यों के जो आपस में झगड़े हुआ करते थे, जैसे हमने अभी कुछ देर पहले चर्चा की थी कि साम्राज्यवाद फैल रहा था। रोमन्स जहाँ लोगों को पराजित कर चुके थे वहाँ के लोगों ने ईसाईयत अपनाई। वहाँ के जो राजा थे जब उन्होंने ईसाईयत को अपनाया तो वो वहाँ पर तेजी से बढ़ा। और जो विस्तारवादी नीति थी उसको उसमें एक ईसाईयत को भी उन्होंने अपना एक उद्देश्य बनाया। जैसे कि आप देखेंगे कि इस्लाम जब तक एक धर्म के रूप में था, अच्छे लोग उसको मान रहे थे, समाज के भ्रष्टाचार खत्म हो रहा था, धर्म का भ्रष्टाचार खत्म हो रहा था। जब ये धर्म ऐसे लोगों के हाथ में आया जो विस्तारवादी थे या जो योद्धा वर्ग के थे, तो उन्होंने इससे भी घोषित किया कि हम जो है इस्लाम फैलाना चाहते हैं। ये बहुत ही सामान्य प्रवृत्ति है। हमारे देश के सामने जो एक उदाहरण सम्राट अशोक का है, उसने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भी बार बार, यहाँ तक कि उसके शिलालेख में भी लिखा हुआ मिलता है कि दूसरे के धर्म को बुरा मत कहो। वन हु विलिफाइज अदर्स रिलीजन विलिफाइज हिज ओन। जो दूसरे के धर्म की बुराई है उसको खराब कहता है, वो वास्तव में अपने धर्म की बुराई कर रहा है। क्योंकि लोग ये सोचेंगे कि तुम कैसा धर्म मानने वाले हो जो मेरे धर्म को खराब कहते हो, या इसके धर्म के या उसके धर्म को खराब कहते हो। तो दूसरे के धर्म की बुराई मत करो। लेकिन ये ईसाईयत और इस्लाम में थोड़ा सा फर्क था, बौद्ध धर्म से ये अलग थे। इनमें इनके जो फॉलोअर्स थे उनके अंदर ये धारणा भर दी गई थी कूट कूट करके कि तुम्हारे धर्म को छोड़ करके बाकी जो लोग हैं, जैसे उनके पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी में जिसे वो बर्बर कहा करते, बारबेरियंस कहते थे, जो उनके राज्य के बाहर के लोग हुआ करते थे वो बारबेरियंस, जैसे रोमन्स थे। रोम के बाहर के सब लोग बारबेरियंस थे। जबकि कई बार जिन्हें वो बारबेरियंस कहते थे वो ज़्यादा संगठित और न्यायपूर्ण समाज था। हमें कभी कभी हंसी आती है सोच करके कि जो ग्लैडिएटर्स जैसे एक परिकल्पना है, जो कॉलोसम बना करके इंसान को जानवरों से लड़ा रहे हैं और लड़ते हुए और हत्या होते हुए देख रहे हैं, पराजित व्यक्ति गिरा हुआ है उसको मार दो, ऐसी आवाज़ें आया करती थी जब ये ग्लैडिएटर्स लड़ाई होती थी। और भी जो ये मनोरंजन का साधन बन गई थी हिंसा, ऐसे लोग अपने ऊपर आक्रमण करने वालों को बारबेरियंस कहते थे। तो ये जो शासक वर्ग होता है या जो विजेता होते हैं उनकी बातें मान लेना पड़ता है, उनकी टर्मिनोलॉजी मान ली जाती है। मुझे कभी कभी अपने बचपन के स्कूल के दिन याद आते हैं कि हमारे यहाँ पर भी अंग्रेज़ों की भाषा शब्दावली का ज्यों का त्यों फॉलो किया गया हमारी पाठ्य पुस्तकों में, और बाकी सभी को बर्बर कहा गया। ये धारणा भरी गई यदि कोई आक्रामक है, अगर युद्ध कला में हमसे श्रेष्ठ है, उसके पास ज़्यादा अच्छे संसाधन हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी अच्छे, ज़्यादा विकसित और ज़्यादा अच्छे समाज की उपज होगी, तभी वो हमें हरा सकते हैं। रोमन साम्राज्य बढ़ा था,
लेकिन रोमन साम्राज्य भी विघटन होने लगा। लेकिन जो चर्च की सत्ता थी वो लगातार बढ़ रही थी, क्योंकि जो नए जो राजा थे वो भी लगातार ईसाइयत को अपनाते चले जा रहे थे, और जो सिंपल धर्म हुआ करता था उनका वो थोड़ा सा क्लिष्ट होने लगा था। और इसमें ये पुरोहित वर्ग, पादरी वर्ग, इसकी श्रेष्ठता मान ली गई थी, और श्रेष्ठता मानने से भ्रष्टाचार बढ़ते बढ़ते इस हद तक बढ़ गया था दोस्तों, एक राजा को यहाँ तक कहना पड़ा था कि एटलीस्ट वी शुड हैव ए पोप हु बिलीव्स इन गॉड। धर्म इस कदर भ्रष्ट हो चुका था। अब मैं ये समझता हूँ कि हमारी चर्चा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में है, उसके लिए इतनी जानकारी काफ़ी है ताकि हम आगे बढ़ सकेंगे। अब देखिए, चर्च इतनी ताकतवर बन गई थी, हमारे भारत में ऐसी कल्पना ही नहीं की जा सकती कि जिस तरीके से राजा को लगान दिया जाता है इस तरीके से चर्च को भी कुछ हिस्सा दिया जाए, धर्म गुरुओं को कोई धन दिया जाए। हमारे यहाँ तो जो ब्राह्मणों में से जो लोग पुरोहित का काम करने लगते थे उन्हें अपनी आजीविका खुद चलाना पड़ती थी, जब तक वो ब्राह्मण के दूसरे कार्य किया करते थे। औषधि है, धातु कर्म है, वास्तुशास्त्र है, ज्योतिष है, और भी जो विज्ञान की जो शाखाएं थी, भाषा थी, साहित्य था, ये सब काम करने इनके बीच से ही कुछ लोग जो थे उन्होंने पूजा को दूसरों के बिहाफ पे पूजा करने का एक छोटा सा एक व्यवसाय बना लिया था। लेकिन ये वर्ग भारत में जो पुरोहित वर्ग था वो गरीब था, उसे भिक्षा मांगने के लिए कहा गया था। इवन जो बौद्ध धर्म भी जब आया है, राजाओं के प्रश्रय मिलने के बावजूद उन्हें भिक्षु के रूप में ही घूमना पड़ता था। कभी भी इन्हें धन अनिवार्यतः देना है, कंपल्सरीली कोई चीज़ देना है, कोई टैक्स के रूप में देना है, ये हम लोग हमारे परिकल्पना के बाहर है भारतीयों के। लेकिन पूरे यूरोप में ये चीज़ फैल रही थी और बुरी तरह फैल गई थी, और बहुत मजबूत इसकी नींव बन गई थी, बहुत गहरे में आ गई थी कि जो चर्च होती थी उसे काफ़ी पैसा दिया जाता था। दोस्तों, एक चर्च के जो अधिपति हुआ करते थे, बिशप जो भी, इनकी जीवन शैली कहीं पर भी राजकुमारों से कम नहीं थी। कई बार तो ये इतने धनाढ्य हुआ करती थी चर्च कि जो वहाँ का जो अभिजात वर्ग था वो बड़ी ईर्ष्या की दृष्टि से देखता था। और ये जो चर्च के दो हिस्से थे, ऊंचा ऊपर हायर क्लर्जी, एक थी लोअर क्लर्जी, क्लरिकल्स, जिसको क्लर्क जो शब्द है वो उसी से आया है, कि उसे धर्म के बातों की जानकारी तो रहती थी, लेकिन वो समाज के जिस वर्ग से आया था वो उसी वर्ग में बना रहता था। तो निचले तबके से आते थे तो निचले तबके में ही रहे, और जो उच्च वर्ग से, शासक वर्ग से जो चर्च में आते थे उनका स्थान हमेशा ऊंचा रहता था, और इनके विशेषाधिकार हुआ करते थे, टैक्स भी इनको मिलता था। अभी बहुत ज़्यादा इसका लंबा इतिहास देंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन अब हम जल्दी से आते हैं कि ये ईसाइयत से क्या क्या अब नुकसान होना शुरू हो गए थे। दोस्तों, विज्ञान जब तरक्की करता है तो विज्ञान संपदा का विस्तार करता है। संपदा जो कुछ लोगों की रहती है वो ज़्यादा लोगों में फैलने लगती है। फ्रांस के समाज में भी, जहाँ एक जमींदारों का अभिजात वर्ग था, योद्धाओं का, जहाँ चर्च वालों के पास बहुत पैसा था, इसी तरीके से एक तीसरा एक वर्ग शुरू आ गया था जो उठा था नीचे वाले वर्ग से, लेकिन ये धनाढ्य हो गया था। अब हम देखते हैं कि फ्रांस का समाज उस समय कैसा था। फ्रांस का समाज में एक ये 3 एस्टेट्स कहे जाते थे। पहला एस्टेट था पादरी वर्ग का, क्लर्जी, फर्स्ट एस्टेट। मैंने बताया ये 2 हिस्सों में बटा हुआ था। इसका उच्च वर्ग अलग था जिसको सारे अभिजात वर्ग के सारे विशेषाधिकार प्राप्त थे, टैक्स मिलता था। ये वर्ग जो था ये फर्स्ट एस्टेट कहलाता था। सेकंड एस्टेट था योद्धाओं का और जमींदारों का।
जो युद्ध में राजा की सहायता किया करते थे, उसके साथ सेना लेकर के खुद खड़े होते थे, अपने साथियों को लेकर खड़े होते थे। कई दफ़े ये रंगरूट हुआ करते थे। ये खेतिहर मजदूर मजबूत शरीर के हुआ करते थे, खेतिहर मजदूर होने के कारण अच्छे टफ होते थे। ये भी इनके साथ में, ये सामंत कह सकते हैं मैंने, इन सामंतों के साथ ये भी युद्ध में जाया करते थे। और इसके बदले में इनको अपने क्षेत्र का जो भी उनकी बैरोनेज का हो, फीफ का हो, पियरेज का हो, कई शब्द इसके लिए यूरोप में हैं अलग अलग भाषाओं में। तो ये जो इनको दी जाती थी, इससे ये ज़मीन का लोगों से काम करवाते थे। अभी हम जब राजनीतिक चर्चा करेंगे तो फिर से आएगा कि कैसे जो एक किसान था, जो कृषक जो था, जो अन्न का उत्पादन किया करता था, दूसरी चीज़ों का उत्पादन किया करता था, वो समाज का एक सम्मानित व्यक्ति हुआ करता था और बराबरी का दर्जा उसका था। अब ये जो वर्ग था, ये भी बहुत ज़्यादा विशेषाधिकार रखता था। ये सेकेंड स्टेट थी। और थर्ड स्टेट में सारे वो लोग थे जो खेती करते थे, मजदूरी करते थे, या आर्टिसंस थे, या व्यापार करने लगे थे। राजनीतिक संगठन जैसे जैसे क्लिष्ट होता चला जा रहा था, वैसे वैसे कानून बढ़ते चले जा रहे थे, बहुत सारे नए नए विधान आए। इनके जो जानकार हुआ करते थे, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग था जिसे कानून की जानकारी हुआ करती थी। ऐसे लोग जजेस का काम भी करते थे। तो एक ये जुडिशियल, अब इसको एरिस्टोक्रेसी कह सकते हैं कि जुडिशियल एरिस्टोक्रेसी ने जन्म लिया था, जो लगभग उतना ही संपन्न था जितना व्यापारी वर्ग या उद्योगपति हुआ करते थे, लगभग उतना ही ये थे। और चूंकि ये पढ़े लिखे थे, कानून समझते थे, और कानून समझने के कारण उनको ये भी समझ में आ रहा था कि कानून में कहीं ना कहीं न्याय होना चाहिए, तब वो कानून ठीक से उसको लोग पालन करते हैं। और कानून कैसा होना चाहिए, ये विचार भी इनके मन में आने लगे थे। और ये जो व्यवस्था है, ये कैसे शुरू हुई होगी और आज क्यों कैसा पतन हो गया है, कितना भ्रष्टाचार आ गया है, इसका विचार भी ये जो वर्ग था, जिसे कानून का जानकार कहा जाए, लीगल लोग जो थे, ये लोग थे, ये काफ़ी संपन्न थे। समाज में इनकी प्रतिष्ठा थी, क्योंकि लोगों को इनसे काम पड़ता था, वकील के रूप में या जज के रूप में इनकी भी बहुत महत्ता थी। और आप देखेंगे कि जो बौद्धिक पृष्ठभूमि है, जो वैचारिक पृष्ठभूमि है, वो तो विचारकों ने दी थी, वो तो साहित्य से जुड़े या कभी कभी धर्म से जुड़े लोग कुछ भी थे गिने चुने। लेकिन इससे लागू करने में और क्रांति की शुरुआत करने में और उसको एक अंजाम तक लाने में, ये अधिवक्ता, जिसे वकील कहा जाता है, ये वर्ग जुडिशियल क्षेत्र के लोग थे। और इनमें जो सबसे बड़ा जो हीरो है, आगे चल के हम देखेंगे, जिसने काफ़ी गहरी जड़ें, काफ़ी गहरी नींव डाल दी थी, और बाद में उसको फिर कोई हिला नहीं सका, वो व्यक्ति भी इसी लीगल प्रोफेशन से आया था। अब ये जो थर्ड स्टेट थी, ये इसके पास कोई विशेषाधिकार नहीं थे, चाहे वो किसान हो, चाहे बड़ा व्यापारी हो, चाहे वो बड़ा वकील हो, चाहे जुडिशियल इवन जज हो, उसकी कोई ज़्यादा महत्ता नहीं हुआ करती थी। तो ये व्यथा इनकी थी कि ये क्या हो रहा है, समाज ऐसे बटा हुआ है। दोस्तों, जब तक राजा सफल था, लोगों की जो बेसिक आवश्यकताएं, जैसा हमने शुरू में देखा था, बहुत गिनी चुनी आवश्यकताएं होती थी। उन्हें आंतरिक सुरक्षा चाहिए, किसी बलवान व्यक्ति, अत्याचारी व्यक्ति से उन्हें निजात चाहिए, बाहरी आक्रमण से उन्हें सुरक्षा चाहिए, पब्लिक वर्क्स हों, लोगों के अधिकार निश्चित किए जाएं और उनका कहीं उल्लंघन ना हो। ये थोड़ी गिनी चुनी ही अपेक्षाएं होती थी पहले, बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं सरकार से नहीं होती थी। अब देखिए, आंतरिक सुरक्षा नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि जो विशेषाधिकार वर्ग था, वो चाहे जैसे काम कराया करता था, फोर्स्ड लेबर जिसे कहते हैं, बेगार कहते हैं, वो कराया करता था, टैक्स वसूल करने में बेईमानी किया करता था, और वो जो उनका कर्तव्य था उससे वो हट गए थे। क्लर्जी का जो काम था, जो पुरोहित वर्ग का जो कार्य था, वो भी वो उससे ठीक से नहीं कर रहे थे।
वहाँ भी घोर भ्रष्टाचार व्याप्त था। बहुत लंबा खींच जाएगा, इसलिए मैंने ज़्यादा चर्चा नहीं की, लेकिन आप हमारे आज के समाज में, न भारत में, न क्रिश्चियन समाज में, आज वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि चर्च कितने गिर गए थे चर्च के लोग। अभिजात वर्ग जो था, जमीन जायदाद वाला योद्धा वर्ग था, ये भी अपना कार्य नहीं कर रहा था ठीक से, जमीनों के मालिक बन के बैठे थे। और देश की, फ्रांस की 80% आबादी खेती पर आधारित थी, कृषि कार्य करती थी। 1/3 उसे बिना सोचे समझे अभिजात वर्ग को देना पड़ता था, जिसमें से कुछ हिस्सा राजा तक पहुंच जाता था, कुछ वो उसके सामंती जीवन शैली जो होती है उसमें जिया करता था, उसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता था, चाहे जैसे काम कराया करता था, चाहे जिस परिस्थितियों में लोग रहते थे। राजा फेल हो रहा था सुरक्षा देने में, लॉ एंड ऑर्डर में फेल हो रहा था, नोबिलिटी के अत्याचार सह रहे थे लोग, पादरी वर्ग का अत्याचार सह रहे थे। पब्लिक वर्क्स की तो उस समय जो वर्णन है, पब्लिक वर्क्स कराने में तो राज्य की ये हालत थी कि एक छोटी सी पुलिया का यदि निर्माण किया जाना होता था गांव में, तो उसकी जो स्वीकृति है वो पेरिस से आती थी। जो छोटा से छोटा काम है वो अटका रहता था लोगों का, सरकार से कोई किसी प्रकार के कोई प्रमाण पत्रों की ज़रूरत होती थी तो वो पेरिस से होके आता था। जो हमने अभी पहले देखा था चर्चा में कि केंद्रीकृत प्रशासन की व्यवस्था होना चाहिए, ये समाज के हित में। और उसी से मैंने आपको याद दिलाया था, फिर से याद दिला रहा हूँ कि जिस भी चीज़ को हम सुख के लिए बनाते हैं, अपनाते हैं, वही चीज़ आगे चल के हमारे दुखों का कारण बनती है। तो ये जो राज्य जो था, राजा जो था, राजा को लोगों ने अपने अधिकार सौंप दिए कि भाई इतने अधिकार हम आपको सौंप देते हैं, आप हम आपको सब चीज़ें देंगे, खाने पीने की चीज़ें देंगे, सब सुख सुविधा देंगे, आप हमारा ये काम करिए। राजा ये नहीं कर रहा था। इसलिए उस समय पे जहाँ एक धर्म की भ्रष्टाचार को या और भी जो विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति थे उनकी जो गलत व्यवहार था, जहाँ उसके विरुद्ध वोल्टेयर जैसे लोगों ने आवाज़ उठाई थी और उसकी मान्यता भी थी, वोल्टेयर को इग्नोर नहीं कर सका ना राजा, कोई भी अभिजात वर्ग वोल्टेयर को इग्नोर नहीं कर पाया था। और वो अपनी एक जिद्दी आदमी था, जो अपनी बात था वो अपने कहा करता था, कोई इसको रोक नहीं पाता। मोंटेक्यू करके एक और विचारक था जिसने राज्य कैसा होना चाहिए इसकी परिकल्पना की थी। उसने ये देखा था कि जो उसने एक जो राजा का एक एग्जीक्यूटिव पावर होता है कि अपना आदेश मनवाना और प्रशासन को चलाना, ये एक पावर होता है। राजा के पास एक दूसरा ऑल रोल्ड इनटू वन बोलते थे, ही वाज फाउंटेन हेड ऑफ जस्टिस आल्सो मेनी टाइम्स। कोई वही न्याय भी किया करता था, यही नोबिलिटी जो थी ये कभी न्याय भी किया करती थी लोगों का। तो ये जो परिस्थितियाँ बन रही थीं ये अब दुखदायी हो चली थी। इसलिए उस समय के एक जो मोंटेक्यू ने बोला कि इनको अलग अलग करो, जो लोग शासन चलाएंगे वो अलग हों, जो नियमों का जो नियमावली जो बनाई जाए, जैसे लेजिस्लेशन जो भी कहते हैं, ये कानून कैसे हो ये भी कुछ दूसरे लोग बनाए। राजा के 3 काम है, एग्जीक्यूटिव का, कानून बनाने का और न्याय की व्यवस्था स्थापित करना। इसके लिए ये 3 जो अंग हैं राजा के काम के, ये तीनों अलग अलग लोगों के पास होना चाहिए। ये तीनों काम एक व्यक्ति के पास या 2 काम एक व्यक्ति के पास नहीं हो सकते। अभी परिकल्पना उसने की। मोंटेक्यू की जो बात थी वो फैल रहे थे, विचार जा रहे थे सब तरफ, और ये बड़े अजीब बात है कि इसको सबसे पहले अमेरिका की कॉलोनीज़ में उन लोगों ने अपनाया था। और जो अमेरिकन वॉर एंड इंडिपेंडेंस है, या जिसे रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, अमेरिकन रेवोल्यूशन, वो सारे रेवोल्यूशनरीज मोंटेक्यू की इन बातों से प्रभावित थे और आगे चल के उन्होंने अपने संविधान की रचना की तो इसे मोंटेक्यू को माना। फ्रांस में भी ये जो विचार थे वो फैल रहे थे। साथ ही साथ
जो लोगों के अंदर इतना साहस, नागरिक सिविक करेज जो बना, उसके पीछे एक बात और थी कि जो धार्मिक जो पुरोहित वर्ग था उसको जो विरोध हो रहा था, और धार्मिक किताबों में जो बातें लिखी हुई थीं वो विज्ञान के द्वारा बहुत सारी गलत सिद्ध हो रही थी, क्योंकि ओपन दिमाग खुल रहा था लोगों का। बहुत सारी बातों को आदमी तर्क के कसौटी पे देखता था। तो चर्च के विरुद्ध में और पहले भी आंदोलन हो चुके थे। फ्रांस में सुधारवाद आ चुका था, जर्मनी में लूथर, यहाँ कैल्विन, ऐसे कुछ जो सुधारक थे उन्होंने यहाँ पर कार्य किया था। लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा इसमें परिवर्तन नहीं ला पाए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकी मान्यता नहीं हो पाई थी और चर्च जो शक्तिशाली बने रहे। अब एक व्यक्ति जैसे ये वोल्टेयर को बहुत गंभीर, धीरवीर और अपनी बात और पढ़े लिखे भी ज़्यादा थे, लेकिन एक बिल्कुल दो टूक बात करने वाला एक आदमी सामने आया और उसने जो लोगों के अंदर साहस भरा वो क्रांति का कारण बना। वो था रूसो। रूसो ने कहा कि ये जो राजा है या जो अभिजात वर्ग है इसके विशेषाधिकार हमने दिए हैं। ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट था और वो अब तोड़ दिया गया है, और सिर्फ जो गरीब है, जो नीचे का वर्ग है, वो जो उत्पादक वर्ग है, जो सेवाएं प्रदान करता है, चाहे मजदूर हो, चाहे खेतीहर किसान हो, चाहे आर्टिसन हो, चाहे वो वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, ये जो सेवाएं प्रदान करते हैं ये हम लोग कर रहे हैं, टैक्स हम दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये जो अगली बाकी के दो वर्ग हैं वो नहीं। उसका नारा था, पहले ये था कि नोबल्स फाइट, क्लर्जी प्रेज एंड द पीपल पेज। योद्धा वर्ग लड़ता है, पादरी वर्ग प्रार्थना करता है समाज के कल्याण के लिए, और इन दोनों को जीवित रखने के लिए पीपल पेज, जो जनता है वो पैसा देती है। उसने कहा ये कॉन्ट्रैक्ट टूट गया है। नोबिलिटी नो लॉन्गर फाइट्स, क्लर्जी नो लॉन्गर प्रेज, बट द पीपल पेज। पैसा दे रहे हैं लोग, और यही हमारी गरीबी और दुर्भाग्य का कारण है। ये जो विचार आया और इससे चैलेंज किया राजा को, अभिजात वर्ग को और चर्च को। ये विचारधारा पहले ही बन गई थी। ज्ञान उस समय पे कुछ जो ज्ञानवादी लोग थे जो शोध कर रहे थे, बड़े बड़े कई दफ़ा ये यूनिवर्सिटीज़ इसके सेंटर्स थे, कई दफ़ा कुछ प्रबुद्ध लोग थे, इन्होंने एनसाइक्लोपीडिया का निर्माण किया था। एनसाइक्लोपीडिया, ज्ञान कोश। और जो मान्यताएं हैं उल्टी सीधी, जो किसी रूढ़ियों पर या किसी अंधविश्वास के कारण लोगों के अंदर व्याप्त थी, उनको उन्होंने दूर किया। इवन जो मेडिकल साइंस थी, मेडिकल साइंस डेवलप होने में एक धार्मिक एक विचार को त्यागना पड़ा था, चोरी छिपे। मेडिकल साइंस डेवलप करने के लिए उस समय के जो पढ़ाने वाले और पढ़ाने वाले हुआ करते थे, वो किसी बीमार व्यक्ति को काफ़ी दिन तक देखते रहते थे, ये आदमी कैसे बीमार रहा, उनको औषधि देते थे, कुछ भी करते थे। जब वो मर जाया करता था और उसको दफना दिया जाता था तो उसके मुर्दे उखाड़ लेते थे और उखाड़ करके जंगल में ले जाते थे, वहाँ काट पीट करके देखते थे उसको। और उन्होंने ही प्रारंभिक जो शरीर के अंदर की रचना है, पश्चिमी देशों में प्रारंभिक जो शरीर की रचना जिन लोगों ने बनाया, लोगों को शिक्षा में लाए उसको, वो लोगों ने चोरी छिपे काम किया था, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से मुर्दा नहीं उखाड़ा जा सकता, ये पाप की श्रेणी में आता था। लेकिन फिर भी लोगों ने किया ज्ञान के लिए। एनसाइक्लोपीडिस्ट जो थे उन्होंने भी ज्ञान में पुरानी मान्यताओं को खत्म किया। अब ये सब चीज़ें फैल रही थी। यहाँ पे दोस्तों एक बात मैं बता दूँ, जब भी फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात होती है या किसी भी रेवोल्यूशन की बात होती है, तो जिस दिन कुछ हो जाती है एक बड़ी घटना, उस दिन हम कहते हैं कि वो रेवोल्यूशन हुई है। किसी भी विद्यार्थी से इतिहास की आप बात करेंगे तो जनरली कहेंगे कि 1789 में ही हुई थी। दोस्तों, क्रांति एक दिन वो एक घटना थी, कुछ हुआ,
लेकिन क्रांति की शुरुआत लगभग 15 वर्ष पहले हो गई थी, 20 वर्ष पहले हो गई थी। विचारधारा तेजी से लोगों में फैल रही थी कि समाज में कुछ गड़बड़ है और रूसो का जो सिद्धांत कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट टूट गया है और इसलिए इसके नए सिरे से इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि अब समाज का स्वरूप क्या हो और विशेष करके विशेषाधिकारों की समाप्ति हो। मैन आर बॉर्न इक्वल, मैन इज बॉर्न फ्री। उसने कहा मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इज इन चेन्स। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन सब जगह चेनों से बंधा हुआ है। ऐसा महसूस करते थे लोग, क्योंकि जो जहाँ था उसी स्थिति में था और बदतर होती चली जा रही थी। ये सारी जो चीज़ें डेवलप हो रही थी वहाँ, इसके साथ साथ कुछ और भी घटा। अकाल पड़ा, भुखमरी फैली। जैसा कहा जाता है कि क्रांति या तो भूखा आदमी करता है या भरे पेट वाला करता है। क्रांति हाफ फेड आदमी नहीं करता। जैसे हम लोग भारतीय लोग हैं, हम लोगों ने कभी क्रांति इसलिए वैसी नहीं की, और यह कि जो हमारे क्रांतिकारी थे उनको सपोर्ट इसलिए नहीं मिला क्योंकि हमारे यहाँ अधिकांश जो जनसंख्या है वो आधा पेट खाना उसको हमेशा मिलता रहा है। आज भी जो लोग हैं वो हाफ फेड हैं, एकदम भूखे नहीं हैं। लेकिन फ्रांस में स्थिति बदल गई थी। देखिए, अमेरिका की जो क्रांति हुई है वो फुल्ली फेड लोगों ने की है। सारे लोग बहुत ही अभिजात वर्ग के थे, अधिकांश उसमें से थे, मजबूत परिवारों के थे और कईयों के पास तो बहुत संपत्ति थी और तब उन्होंने क्रांति की। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक वर्ग था वकीलों का, डॉक्टरों का, प्रोफेसर्स थे। ये वर्ग तो भरे पेट का था, लेकिन बहुतायत में लोग भूखे मर रहे थे। एक आप लोगों ने कभी मजाक में या गंभीर किसी वार्ता में सुना होगा कि रानी के पास जब वहाँ सामने महल के सामने प्रदर्शन कर रहे थे भूखे लोग, तो रानी ने पूछा कि क्यों चिल्ला रहे हैं ये लोग। तो उन्होंने बोला कि उन लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। तो रानी ने कहा कि तो केक खाएं, रोटी ब्रेड नहीं है तो केक खाएं उसके बदले में। यानी कितना असंवेदनशील राजा, असंवेदनशील राज्य था। वैसे एक बात कभी भूलना नहीं चाहिए, उस समय पे जो राजा था वो स्वयं कोई बुरा व्यक्ति नहीं था। सभी लोगों को उसके साथ सिंपैथी है, सिर्फ वो बिलो एवरेज था और वंशवाद के कारण वो राजा बन रहा था। ऐसे इतिहास में बहुत से उदाहरण आते हैं, अभी भी हम लोग देख सकते हैं, अपने सामने है ऐसा उदाहरण कि वो बौद्धिक रूप से बहुत ही छोटा था, शांत था, ढीला ढाला आदमी था। उसकी जो चाची ने उससे कहा कि तुम कितने ढीले और कैसे बेकार के आदमी हो, गुस्सा भी नहीं होते हो, कुछ भी नहीं करते हो, कुछ भी बोलते नहीं हो। इस तरीके का राजा था। दोस्तों, सीधा होना, सच्चा होना, ये राजा बनने के लिए काफ़ी नहीं है। दोस्तों, इस समय बेस्टील एक जहाँ एक तरीके की जेल थी, वो जब वो वहाँ पर क्रांतिकारियों ने घुस करके और उन लोगों को निकाला और वहाँ पर जिस तरीके से अत्याचार वहाँ पे कैदियों पे हो रहे थे, उनके सुन करके हमारी रूह आज भी काँप जाएगी कि इतने बुरे तरीके से टॉर्चर किया जाता था। अगर एक बार आदमी जेल में बंद है, उससे जो भी काम ले रहे हैं आप लीजिए, लेकिन टॉर्चर किस तरीके से किया जाता था। इस बीच में जो लोग प्रशासन में थे उन लोगों ने कुछ जो सरकार के विरोध करने वाले थे उन लोगों को भी बंद करके वहाँ रखा था और उनको जिस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था, जब वो चीज़ सामने आई तो क्रांति एकदम भयावह हो गई। इसके पहले एक वैचारिक क्रांति थी, राजनीतिक संगठन में परिवर्तन चाहिए था, लेकिन ये सब चीज़ें देख करके, और आप आगे चल के देखेंगे, राजा को मारना पड़ा। राजा भाग रहा था, राजा को पकड़ के लाया गया और बाद में उसको मारना पड़ा। वो एक ऐसा समय था कि जिस समय किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था, जो भी गलत है मारो उसको। दोस्तों, ये जो विचारधारा थी ये पुरानी, काफ़ी वर्षों से ये फर्मेंटेशन चल रहा था। और जब ये फर्मेंटेशन चल रहा था तो उसको एकाएक विस्फोट मिला। भ्रष्टाचार के खिलाफ जब
कोई होता है तो उसका विस्फोट कभी भी हो सकता है, वो किसी भी रूप में हो सकता है। और इसका फ़ायदा गलत लोग भी उठाते हैं, लोगों के असंतोष या इसका, जो उस समय बड़ी बड़ी बातें करेंगे। अब फ्रांस की राज्य क्रांति में भी यही हुआ था कि उस समय कुछ लोग, ऐसे लोग, छद्म लोग, जो बस वैसे चिंतित नहीं थे, ना उनकी कोई संवेदनाएं प्रताड़ित व्यक्तियों के प्रति थी, लेकिन उसमें शामिल थे, और बाद में वो लोग भी मारे गए हैं। हालांकि जो सच्चा था, सीधा था, जिसके मन में सच में लोगों के प्रति भावना थी, जिसकी विदेशियों ने भी तारीफ़ की थी, अब उसको भी बाद में मारा गया है, वो कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ जो ऐसे लोग हैं जिनको संवेदनशीलता नहीं थी, वो भी इसमें शामिल हैं। और हमेशा किसी भी आंदोलनों में ऐसे लोग शामिल हो जाते हैं। जब कोई राज्य गिरता रहता है, फॉल पे रहता है, तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए कुछ गलत लोग भी सामने आते हैं, जिनका अपना कोई ऐसी पृष्ठभूमि नहीं होती है, जो पहले से भी सारे बदमाशी और समाज की सारी बुराइयों का लाभ लेते रहते हैं। समाज की असमानता, गलत सिस्टम में जो भी चीज़ें हैं, उनका सिस्टम के पूरे फ़ायदे लेकर के अब बढ़िया जीवन बिताते हैं और एकाएक वो क्रांतिकारी बन जाते हैं। ऐसी घटनाएं हुई हैं। कई दफ़े व्यक्तिगत ईर्ष्या के कारण, व्यक्तिगत घृणा के कारण ऐसे आंदोलनों में लोग घुस जाते हैं। ये सभी आंदोलनों के साथ हुआ है कि कुछ लोग घृणा से प्रेरित होकर के इससे शामिल होते हैं, और उनका अंत खुद का भी अच्छा नहीं होता, और वो क्रांति को भी वो थोड़ा नुकसान करते हैं। खैर, अब जो लोग इकट्ठे, जो विचार हो रहे थे लोगों में, बैठ के बात किया करते थे, कुछ क्लब्स बने थे जहाँ विचारों का आदान प्रदान हुआ करता था, चाय कॉफ़ी, जैसे आजकल का कॉफ़ी हाउस होता है, इसमें चर्चाएं हुआ करती थीं। और एक पूरी परिस्थितियाँ बन रही थी कि अभी विस्फोट होगा। एक ये बड़ी भारी एक रहस्य है, और शायद ये नियति, डेस्टिनी, या ईश्वर की इच्छा, जो अपनी चॉइस है, जो भी अपन मान लें, कि इसी समय राजा को क्या सूझी कि उसने स्टेट्स जनरल बुलाई। ये लगभग एक पार्लियामेंट जैसी चीज़ होती थी, पार्लियामेंट तो नहीं थी ये, लेकिन पार्लियामेंट जैसी चीज़ होती थी, जिसमें सारे देश के जो पूरे उसके कम्यून्स हुआ करती थी, दूर दूर जो उनके राज्य जो होती थी, वहाँ की जो सभाएं होती थी, या वहाँ के जो प्रतिनिधि होते थे, वो अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं लेकर के राजा के पास आते थे, और उनका समाधान राजा किया करता था, या राजा के जो सेवक हुआ करते थे, ब्यूरोक्रेसी जो थी, वो उसको समाधान करती थी, जो काइये कहा जाता था। ये जो बुलाई गई स्टेट्स जनरल, ये 175 सालों के बाद बुलाई गई थी। 175 साल से नहीं बुलाई गई थी। अब राजा को पता नहीं क्या सूझी, जो होनी थी वो तो टल नहीं सकती थी, उसने बुला लिया। और ये फिर तात्कालिक कारण क्रांति का ये बना कि वहाँ पर लोग एक साथ इकट्ठे हुए, जिसमें समाज के अच्छे चिंतक थे, विचारक थे, जिसमें क्रांतिकारी थे, कुछ बहुत ही आग अंदर से उबल रहे थे समाज के अत्याचार को देख करके, और मरने मारने को तैयार थे, बिल्कुल कोई उनके अंदर डर नहीं था। दोस्तों, इतिहास में राजा के विरुद्ध विद्रोह कई बार होते थे, खास करके जो दूरस्थ जो बॉर्डरिंग एरिया के लोग होते थे, इनके अंदर एक चीज़ जिसे कहा जाता है कि फिसिपरस टेंडेंसी, केंद्रीय राज्य से अलग होना चाहते हैं। ये पहले भी हुआ था, लेकिन ये जो विद्रोह हुआ करते थे, ये लगभग 100% योद्धा वर्ग ही क्या करता था, और राजा को उसको सामने झुकना पड़ जाता था कई दफ़े। अभी ये जो इतिहास में एक पहली बार ऐसा हो रहा था कि जब जो जनसाधारण था वो खड़ा हो गया था राजा के खिलाफ। और जब भी संसार में किसी भी देश में कहीं पर भी जब जनसाधारण खड़ा हो जाता है तो उसको हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। गांधी जी भी इस चीज़ को समझते थे। हमारे देश में महात्मा गांधी ने ही जो आंदोलन, कांग्रेस का आंदोलन था, उसको जनसाधारण का आंदोलन बना दिया। पहले वो जो था वो एक तरीके से मजाक में कहा जाता है कि वो गर्मी ठंड के जो मौसम होता है, क्रिसमस की जो हॉलीडेज़ होते हैं, या क्रिसमस का जैसे त्यौहार मनाया जाता है, वैसे ही कांग्रेस मिला करती थी। तिलक ने उसको थोड़ा सा बदलना चाहा परिस्थिति को, जितने सफल हो गए, लेकिन उसको जनसाधारण तक पहुंचाया गांधी ने। इसी प्रकार से जो क्रांति थी,
कुछ लोगों ने इसको जनसाधारण की क्रांति बना दिया। जब ये आकर के मिले और इनके अंदर का जो आग बरस रही थी, जो गर्मी थी, उसको देख करके पहले ये कोशिश की गई कि इसको डिसबैंड ख़त्म कर दो, नहीं होगी ये मीटिंग, नहीं होगी। स्टेट जनरल पूरे देश से प्रतिनिधि पहुंचे थे। लेकिन जब राजा का रवैया देखा और जो ब्यूरोक्रेसी थी और जो राजा के सेवक थे या राजा के जो रिश्तेदार थे, वो षड्यंत्रकारी लोग थे, जिन्होंने इसको सफल देखा कि ये तो बात बढ़ रही, बिगड़ रही है, ये हमारे नियंत्रण के बाहर हो जाएगी और हमारे अस्तित्व को खतरा पैदा हो जाएगा, तो उन्होंने इसको तोड़ने की कोशिश की और बात यहाँ से बिगड़ गई, क्योंकि अब क्रांतिकारी पीछे हटने वाले नहीं थे। इसके बाद में जो दूसरे वर्ग के लोग थे वो तो एस्टेट 1 एस्टेट 2 ये तो भाग गए सब। पादरी वर्ग का भी प्रतिनिधित्व होता था स्टेट जनरल में। जो दूसरा वर्ग था सेकंड एस्टेट थी विजात वर्ग की, वो भी इसका हिस्सा हुआ करती थी और जनसाधारण भी इसका हिस्सा हुआ करते थे। अब जो जनसाधारण के जो प्रतिनिधि थे सिर्फ वो बचे थे। हाँ, ये जरूर कहना होगा कि अभिजात वर्ग के कुछ लोग जो थे वो भी इनके साथ शामिल हो गए, क्योंकि वो भी न्याय और सद्भावना से प्रेरित थे और जो लोगों के साथ अत्याचार हो रहा था उससे वो भी व्यथित थे, अंदर सच्ची व्यथा थी। आप देखेंगे कि कहने के लिए थर्ड एस्टेट वालों ने ये क्रांति की है, लेकिन इसके कई नेता उच्च वर्ग के थे, अभिजात वर्ग के थे, और जिन्होंने अपने वर्ग के विशेषाधिकारों के विरुद्ध कि अब ये खत्म होना चाहिए ऐसी आवाज़ लगाने में अग्रणी थे वो लोग। इवन जो आगे चल के देखेंगे ये रोबस्पियर एक जो आए हैं, ये एक संबंध परिवार का था और लीगल प्रोफेशन से था, पढ़ा लिखा था, और उसने इसका जो एक बौद्धिक जो नेतृत्व था वो बहुत अच्छे से किया। और ये जब स्टेट जनरल को कैंसिल होने की बात चली तो उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली कह दिया कि अब हम लोग हैं और अब हम लोग एक संविधान की रचना करेंगे और इस देश का जो शासन है अब उस हिसाब से चलेगा और सारे विशेषाधिकार अब खत्म हो गए। ये क्रांति की शुरुआत हुई, आगे चल के बहुत खून खराबा हुआ, बहुत सारे, उसको ज़्यादा विस्तार में देखने की ज़रूरत नहीं है। एक गिलोटिन, एक डॉक्टर गिलोटिन थे, उन्होंने एक आविष्कार किया तो वो बड़े उनको गर्व था ये आविष्कार का, कोई वो गर्व आविष्कार कोई ऐसा बड़ा कोई इनोवेटिव कुछ नहीं था उसमें, और एक क्रूरता का नमूना है वो। गिलोटिन एक बड़ा वजनदार तख्ता ऊपर से छोड़ा जाता था रस्सी से और वो नीचे से आकर के गिरता था और गर्दन को काट देता था। बहुत ही शानदार ब्लेड थी उसकी, गिलोटिन कहलाता था वो। इस गिलोटिन में कितने लोग मारे गए हैं कि कोई निश्चित संख्या तो नहीं है, बहुत सारा इसमें विवाद है, लेकिन लगभग 25,000 आदमी ऐसे मौत के घाट उतारा गया है। शुरू में सभी सारे के सारे जमींदार वर्ग के लोग थे, अत्याचारी पकड़ पकड़ के लाए गए थे और गिलोटिन से ही काटते थे उनको ला करके। बाद में थोड़ा सी विकृतियाँ जब आई थी तो इनके खून से लोगों ने अपने कपड़े रंगे और बड़ा उसको अपने जैसे कोई पवित्र पर्व मना रहे हैं, इस तरीके से चला। और यहाँ पर जो है धीरे धीरे 2 साल 3 साल के अंदर ये स्थिति बनी कि अंत में राजा भी मारा गया और ये रोबस्पियर जो था वो भी मारा गया। ज़्यादा घटनाक्रम ना देखें, अब हम ये देखें कि फ्रांस की क्रांति होने के बाद में क्या हुआ था और उसकी उपलब्धियां क्या थीं, किस प्रकार ये क्रांति जो थी वो एक इतिहास बनी और सारे संसार के लिए इतिहास बनी। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा पहले अभी कर दें क्योंकि आगे चल के हम दूसरी बातें करेंगे। मैंने कहा था कि फ्रांस की क्रांति सारे विश्व, सारे मानव जाति की क्रांति भी मानी जा सकती है। क्यों? क्योंकि इसके जो प्रणेता थे, जो लोग इसको प्रेरणा, लोगों को प्रेरणा स्रोत बने थे, इन लोगों ने सिर्फ फ्रांस की जो इंजीनियर्स जो था वहाँ का फ्रांस इंजीनियर्स था जिन्होंने विचार किया था, लेकिन इनको कईयों को प्रेरणा पुराने लोगों से मिली थी। ग्रीस का एरिस्टोटल, इवन चाइना के कन्फ्यूशियस, कहीं ना कहीं भारतीय जो दार्शनिक थे इनके विचार भी उस समय दूर दराज, कभी किसी किसी यूनिवर्सिटीज़ में भारतीय दर्शन भी पढ़ाया जाता था, ये भी कहीं ना कहीं इन्होंने इनके विचारों को प्रभावित किया था।
और जैसा आज हम सोचते हैं देश के बारे में, और कई लोग परेशान रहते हैं और कभी कभी ये विकृतियाँ आ जाती हैं इस नेशनलिज्म जिसको कहा जाता है। वैसे नेशनलिज्म नाम की चीज़ उस समय नहीं हुआ करती थी। कभी यहाँ का राजा वहाँ के हरा देता था, वहाँ का राजा यहाँ हरा देता था, और ये बार बार दुनिया में इधर से कहीं ग्रीकों का पहले फेरोज थे, फिर ग्रीक्स का साम्राज्य फैला, बाद में रोमन्स का साम्राज्य फैला, बाद में इस्लाम का साम्राज्य फैला, इस बीच में कुछ छोटे छोटे समय के लिए, लेकिन इन सबसे वजनदार भयानक शक्ति वाले मंगोल जिन्होंने सबको रौंद डाला, बड़े दयनीय कर दिया, जो इस्लाम का तुती बज रही थी, चारों तरफ इस्लाम फैल रहा था। उस समय में मंगोल ने बगदाद को या जहाँ भी थे इतनी बुरी तरह रौंदा था, हुणों ने बहुत बुरी तरह रौंद दिया था। तो ये सब चल रहा था। इस प्रकार कहीं पर भी ये नहीं था कि कौन सा देश है, स्टेट्स होते थे बट नेशन स्टेट्स नहीं होते थे। कोई भी राजा बन जाता था जिसकी तलवार में दम होती थी, जिसके पास ज़्यादा अच्छे घुड़सवार होते थे, आगे चल के जिसके पास तोपखाना हुआ करता था, या कई दफ़ा तो बड़ा आपको आश्चर्य होगा कि जो विजेता लोग पराजित लोगों में से ही सैनिक चुनते थे, और बाद में कई बार ये पराजित लोग ही इनके सैनिक बन करके अपनी ही जाति के लोगों को मारते थे। तो ये नेशन की कोई फीलिंग नहीं थी। पूरा दुनिया का समाज कहीं ना कहीं एक दूसरे से व्यापार के माध्यम से, या जो स्कॉलर्स यहाँ से वहाँ जाया करते थे, ये विचारधारा फैलती थी। और जो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के जो विचार थे, उनकी प्रेरणा के स्रोत सभी जगह से थे। इवन ईसाइयत के जो अच्छे सिद्धांत हैं, उन्हें भी, जबकि वो पुरोहित वर्ग के खिलाफ थी क्रांति, लेकिन ईसाइयत के अच्छे विचारों ने भी इनको प्रेरित किया था। तो इस प्रकार यह जो क्रांति शुरू हो गई, हजारों लोग मारे गए, एक व्यवस्था स्थापित हुई। उसको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाने से बहुत ज़्यादा समय लगेगा, हम सिर्फ उसकी उपलब्धियों को देखेंगे।